प्लानिंग के जरिए आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। सपनों से हमारा मतलब है आपके हर आर्थिक लक्ष्य को। और ये कैसे होगा? क्या म्यूचुअल फंड एक सही रास्ता है अपने सभी आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए? योर मनी आज आपको विस्तार से इसी पर नुक्स देगा। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं हाईलाइट्स के साथ। क्या म्यूचुअल फंड में निवेश से प्लान किया जा सकता है रिटायरमेंट? योर मनी से जानिए रिटायरमेंट के लिए खास प्लान। क्या सीआरपीएफ के जवानों के लिए पर्याप्त है बीमा कवर? जानिए सरकारी नौकरी के मेडिकल कवर पर कितना रहे निर्भर। और अगर आप भी योर मनी पे अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें लाइव इस वक्त फेसबुक पर अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए, हम देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। चलिए आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज और सिक्योरिटी के डायरेक्टर हर्षवर्धन नुक्ता। हर्ष, स्वागत है आपका योर मनी पर। और सीधा जुड़ेंगे दर्शकों के साथ और एक एक करके उनके तमाम सवालों के जवाब देंगे। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि योर मनी का फोकस म्यूचुअल फंड में कैसे लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगर आप निवेश करें तो आपके सभी आर्थिक लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। यहाँ पे सबसे अहम होता है रिटायरमेंट का लक्ष्य। हमेशा कहते हैं हम कि आपको सबसे पहला जो अपना गोल है लाइफ का वो रिटायरमेंट का तय करना चाहिए। लेकिन रिटायरमेंट का जो लक्ष्य है क्या केवल म्यूचुअल फंड के जरिए आप पूरा कर पाएंगे? आज योर मनी इसी पर फोकस करेगा और सवालों के जवाब देंगे। बलिया से सुरेंद्र चौहान का सवाल हम लेंगे। हम इनको फोन लाइन पे लाने की कोशिश भी कर ही रहे हैं, लेकिन बहरहाल रिटायर हो चुके हैं ये। 61 साल की इनकी उम्र है हर्ष और 60 लाख रुपए इन्हें एक मुश्त रकम मिली थी रिटायरमेंट के बाद। वो कह रहे हैं कि 48 लाख उसमें से इन्होंने म्यूचुअल फंड्स में लगा दिए हैं। फोन लाइन पर भी हमारे साथ है सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी नमस्कार, आपका सवाल हम योर मनी पे ले रहे हैं और मुझे ये बताइए आपने 60 लाख में से 48 लाख जो है म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिए हैं? नहीं, 60 लाख तो अलग से मिला है, के बाद मिला है। अच्छा, 60 लाख अलग से मिला है और 48 लाख का निवेश अब तक किया हुआ है? हाँ, ऑडियो कर चुके हैं। अच्छा, ठीक है। तो मुझे ये समझना है आपसे कि आपने ये जो 48 लाख का निवेश है ये एक मुश्त किया है ना? नहीं, जब तक सर्विस में थे तो SIP चलता था, लेकिन SIP बंद हो गया है। अच्छा, इतनी है। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो अभी SIP आप नहीं कर रहे लेकिन ये निवेश है। तकरीबन कितने साल पुराने आपके ये फंड्स हैं? ये करीब 8-10 वर्ष चल रहा था। 8 या 10 साल पुराने हैं? हाँ। अच्छा, आपका जो पहला फंड है वो कौन सा इमर्जिंग इक्विटी फंड है? क्योंकि उस पर क्लैरिटी नहीं है मेरे पास। कौन सी AMC का फंड है वो? कनाडा रोबो को इमरजेंसी फंड है। अच्छा, ठीक है। अब मुझे बताइए 36,000 रुपए आपको पेंशन मिल रही है, तो क्या ये आपके रोजमर्रा के खर्चों के लिए पर्याप्त है सुरेंद्र जी? हाँ, फिलहाल चल जाएगा। तो अब जब आपको निवेश की रणनीति बताएंगे, जो 60 लाख रुपए की निवेश की रणनीति आपको बताएंगे, उसमें से आपको कोई पैसे नहीं साइड में रखने अपने खर्चों के लिए, अपने कंटिजेंसी के लिए? नहीं, और भी इसके अलावा और एक चीज भी है कुछ। तो मतलब आपके पास रकम है, इमरजेंसी हो, क्राइसिस हो, तो आपके पास बंदोबस्त है पैसों का। तो चलिए 60 लाख रुपए, बहुत क्लैरिटी मिल गई है सवाल को लेकर। देखिए रिटायरमेंट के बाद की जितनी पूंजी आपके हाथ में आती है ना हर्ष, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज एक तरह से आपकी कमाई रुक जाती है। हालांकि इनके केस में सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। ये कह रहे हैं इनके पास कमाई के स्रोत और निवेश का भी इन्होंने जरिया अपनाया हुआ है। अब केवल ये 60 लाख रुपए जो इनको मिले हैं ना वो निवेश करने हैं, तो इनकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए? फिलहाल जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही इक्विटी ओरिएंटेड है, तो अब इनको क्या करना चाहिए और जो निवेशित है जिन फंड्स में उनमें भी क्या बदलाव करने चाहिए? सुवेल कविता, सिंपल पॉइंट्स। पहली बात, हर कोई इंसान जो रिटायर हो रहे हैं और उनके पास एक लमसम पैसे आते हैं, हाँ। तो थोड़ी 2-3 चीजों के बारे में ध्यान रखनी है। हम फिर सुरेंद्र जी के सवाल पे भी आएंगे। राइट। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास रिटायरमेंट पे एक लमसम पैसे आते हैं, आप उसे बहुत ही ध्यान से सोच के जमा करिएगा। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मेरे अकाउंट में पड़े हैं, इससे अच्छा मैं कहीं ना कहीं लगा दूं। इतनी जल्दी मत करिए। आप अगर समझ के उसे लगता है आपको 3-4 महीने भी लगते हैं तो उतना वक्त बिताइएगा, कोई हर्ज नहीं है उसमें। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कई लोग बहुत अनईजी हो जाते हैं, बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जमा करने ही है।
ये जो रिटायरमेंट के पैसे आपको आए हैं, ये आपको वंस इन अ लाइफ टाइम के पैसे हैं, मतलब पूरी जिंदगी भर आपने इसमें काम किया तब जाके आपको पैसे हाथ में आए हैं। तो इससे आप अभी अगर कुछ भी गलत करते हैं तो आपके पास वक्त नहीं है, यहाँ पे मौका नहीं है कि आप उसे फिर से जनरेट कर सकते हैं। सो अपना वक्त लीजिए, आराम से सब समझ के, सारे पहलुओं समझ के फिर ही इन्वेस्ट करिएगा। इस दौरान अगर आप चाहें तो लिक्विड फंड्स में पैसे एक बार का जमा करके आप उसे सेट असाइड कर सकते हैं। अब सुरेंद्र जी के सवाल पे आते हैं जी। बहुत सिंपल है कि इनकी जो आज की तारीख में आप पेंशन है 36,000 रुपीज जो हर महीने की आ रही है, कह रहे हैं कि उससे उनके आज के जो इमीडिएट के खर्चे हैं वो निकल रहे हैं, इमरजेंसी के लिए प्रोविजन बनाया गया है। वेल, जो 48 लाख आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं वो इक्विटीज में आपने ओवर 10 इयर्स आपने एसआईपी के जरिए एक्यूमुलेट किया है, तो आपका कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी 10 इयर्स का एवरेज हो चुका है। सो मेरे सुझाव में आप इक्विटी में बने रहें और उसे एक आगे की फ्यूचर नीड्स के हिसाब से आप उसे 5 या 10 साल बाद जो आपको जरूरत पड़ेगी उस समय आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो आज 36,000 पेंशन है उससे आपके खर्चे आज निकल रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद अगर आपकी पेंशन बढ़ती भी है तो भी महंगाई के बराबर नहीं बढ़ेगी, तो उस समय आपको ये जो लमसम पैसे उस समय इक्विटी के आएंगे वो आपकी मदद करेंगे। अब जो 60 लाख जो आपके हाथ में आए हैं जिसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसका एक एसेट एलोकेशन प्लान बनाएं। एक है जरूर कि आप कह रहे हैं कि 36,000 से आपके खर्चे निकल रहे हैं, लेकिन कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप इसमें से एक मोटा हिस्सा अगर आप फिक्स डिपॉजिट टाइप की स्कीम में लगाते हैं, आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगा सकते हैं या कोई भी पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट्स या बैंक की डिपॉजिट्स कर सकते हैं। अगर थोड़ा समझते हैं तो एनसीडीज में कर सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा ब्याज ज्यादा मिल सकता है। अगर उससे भी ज्यादा आप आगे निकलना चाहते हो, वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे आप कंफर्टेबल हैं, तो डेट म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग टाइप की स्कीम्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं। सो एक मोटा हिस्सा हो सकता है 30 से 40 लाख रुपए आप ऐसी जगह पर लगाएं जिससे आपको और एडिशनल इंटरेस्ट के रूप में भी पैसे मिलते रहे, ताकि अगर ये 36,000 कभी भी आपको कम लगे तब आपके पास थोड़ी सहूलियत हाथ में रहेगी। हर चीज हम अगर 10 साल के आगे के लिए करेंगे तो आज के लिए आपके पास क्या रहेगा वो थोड़ा आपको सोचना होगा। तो 48 लाख ऑलरेडी है जो आपने वैसे के वैसे और आगे 10 साल के लिए रख दिए हैं। तो इन 60 लाख में से आप एक हिस्से से रेगुलर इनकम लें और बाकी का जो है वो आप हाइब्रिड फंड्स के जरिए या आप इन्हें कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ले सकते हैं या आप एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड लीजिए। इनमें से आप अपना चुनाव कर लें एक अच्छी तरह सोच के कि आप किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो टोटली एलोकेट कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि अभी आपने कहा कि इनको ये 60 लाख रुपए डाल देने चाहिए लिक्विड फंड में, ठीक है, तो अब इसको विभाजित कैसे करें, क्योंकि रोजमर्रा का भी आप कह रहे हैं कि उनको ख्याल रखना होगा इन 60 लाख में से और कुछ पैसे ये निवेश भी कर सकते हैं, कहां किस तरह से ये डिवाइड करें पैसों को? सो लिक्विड फंड में आप तब तक जमा करेंगे तब तक जब तक आपने कोई डिसीजन फर्म डिसीजन नहीं ले रखे हैं, आपने ये डिसाइड नहीं किया कि कहां करना है। हम अक्सर देखते हैं इन्वेस्टर्स के पास जो रिटायर हो जाते हैं पैसे अकाउंट में आ जाते हैं, उन्हें जल्दी हो जाती है कि हम तुरंत पैसे जमा कर दें और बिना सोचे समझे कोई चीज में कमिट कर देते कई बार। तो उसी पहलू से मैं कह रहा हूं कि थोड़ा केयरफुल रहिए कि जरूरी नहीं है कि आपका आज का डिसीजन लेना है, हो सकता है आपको 3-4 महीने लगे, डोंट वरी, आप 3-4 महीने लीजिए, तब तक आप लिक्विड फंड में लगा सकते हैं पैसे। सो और आपको सुरेंद्र जी एक फाइनल सलाह ये दूंगा कि रिटायरमेंट जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है, इसमें जो पैसे आते हैं वो आप फिर से जमा नहीं कर सकते अपनी पूरी जिंदगी भर के। सो मेरा सुझाव है कि आप जो सुन रहे हैं एक आध चीज प्रोडक्ट्स के बारे में समझते हैं वो बात ठीक है, लेकिन एक होलिस्टिक व्यू लेने के लिए कोई भी फाइनेंशियल प्लानर से पर्सनली मिले, सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सब समझ के फिर आप इसमें आगे बढ़िएगा। ऑलराइट, ये आपको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे रिटायरमेंट का मामला है और हो सकता है कि क्योंकि आप सवाल टीवी पर पूछ रहे हैं तो बहुत सारी डिटेल्स हमारे पास अभी भी ना हो, लेकिन फंड मिक्स जो इनके पास मौजूदा है वो कैसा है? सो वेल, इन्होंने एसआईपी के जरिए पूरा इकट्ठा किया है। सो आई एम अज्यूमिंग कि कॉस्ट जो है वो काफी हद तक एवरेज्ड कॉस्ट है। पोर्टफोलियो में बहुत सारी स्कीम्स है, अगर हम देखें सो ऑब्वियसली इतनी यूजुअली हम कहते हैं कि इतनी होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें मोस्ट सर्टेनली कि जो आपका डेडिकेटेड स्मॉल कैप फंड है, डीएसपी स्मॉल कैप है, इसमें अगर आप मुनाफे में हैं तो आप डेफिनेटली उसमें से स्विच आउट करके आपके लार्ज कैप या मल्टी कैप फंड में कर लीजिए जो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। हाइब्रिड फंड्स हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, एचडीएफसी टॉप 100 मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ये सारे फंड ठीक है। सिर्फ एक बदलाव जो मैं आपको बता रहा हूं वो है कि स्मॉल कैप से निकल के आप या तो एक हाइब्रिड फंड, मल्टी कैप या लार्ज कैप इनमें स्विच कर लें और ये भी जो चेंजेस करें इसे अलाइन करेगा आपके 60 लाख पे। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर सुरेंद्र जी आप ऑनलाइन पर हैं मेरे साथ, आपको सलाह समझ में आ गई है? तो बात ये हम पूछ रहे हैं कि जो बिरला फंड का ये है बैलेंस फंड है, हाँ, ये उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है,
1.5 साल से। हाँ, 1.5 साल से, हाँ बिल्कुल नहीं हो रही होगी तो और इनको रुकना चाहिए, उसमें समय देना चाहिए। हाँ, 1.5 साल से तो काफी गतिविधियां चिंताजनक है ही। वेल एब्सोल्युटली, तो इन्होंने ये इक्विटी हाइब्रिड 95 फंड की बात कर रहे हैं हाँ। जिनके पोर्टफोलियो में है। हाँ। सो वेल हो सकता है आपको 1.5 साल से ज्यादा मुनाफा नहीं दिख रहा हो, लेकिन आप क्योंकि 10 साल से निवेश करते आए हैं और आगे 10 साल का टाइम होराइजन है, तो आप इसमें डेफिनेटली बने रह सकते हैं। बिरला एक अच्छा फंड हाउस है, उनकी स्कीम्स हो सकता है कि एक ऐसा पीरियड आए जिसमें वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दें, लेकिन ऐसे फंड हाउस एज फंड मैनेजर्स अच्छी एएमसी है, आप उसमें डेफिनेटली अपना कॉन्फिडेंस रख सकते हैं और बने रह सकते हैं। चलिए, बहुत दर्शक फेसबुक पर हमें एनपीएस और रिटायरमेंट से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं, एक एक करके सभी सवालों के जवाब हम देंगे, लेकिन यहाँ पर संदीप हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं। संदीप सीआरपीएफ में कार्यरत है और इनका सवाल इनके मेडिकल कवर को लेकर है। संदीप जी नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मुझे बताइए, आपने अपने लिए टर्म प्लान अभी तक लिया है या नहीं? अभी तक टर्म प्लान नहीं है। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। तो चलिए आपको बताते हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 2 लोग हैं, 2 बेटियां और 1 वाइफ है, हम टोटल 4 हैं। ओके, तो आपके पास आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के तहत तो कवर उपलब्ध होगा? हाँ जी मैम, वो तो है, लेकिन अब जैसे 60 साल बाद या हम अगर रिटायर होते हैं तो उस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा कवर फंड, इस वजह से टर्म प्लानिंग की सोच रहा था मैं। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा टर्म प्लान को लेकर समझाने की जरूरत होगी हर्ष ने, लेकिन उससे पहले संदीप मुझे समझना है आपसे कि कितने का टर्म कवर आप चाहते होंगे? अब आज से 40 साल के हिसाब से मेरे को कितना मिलना चाहिए, तो पहला क्वेश्चन मेरा यही आपकी है। उम्र क्या दूसरा है? क्वेश्चन ये है, मेरी उम्र अभी जो है 38 है। अभी 38 है, तो आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, कोई लोन है आपके ऊपर, या आपका कोई आउटस्टैंडिंग चल रहा हो आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर, कुछ ये सब चीजें कवर होती हैं टर्म प्लान में, तो इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। ना ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, चलिए ठीक है। अमूमन हम कहते हैं हर्ष कि टर्म प्लान आपको एक टर्म तक लेना चाहिए, क्योंकि वही उसका मकसद है। उस टर्म तक जब तक आपको लगे कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की पढ़ाई हो, शादी हो, कोई लोन हो, वो सब कुछ कवर हो जाना चाहिए। लेकिन संदीप का जो क्राइटेरिया है, जैसा कि उन्होंने कहा कि 60 के बाद भी इनको कवरेज मिलती रहे टर्म प्लान के जरिए, ये इनका क्राइटेरिया। हालांकि इसके अलावा क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंटल कवर भी उन्होंने पूछा है, लेकिन टर्म प्लान को लेकर ये इनकी अप्रोच सही लग रही है आपको? वेल संदीप, आप अगर टर्म प्लान की बात कर रहे हैं, सो आइडियली टर्म प्लान कब लिया जाता है कि जब तक आपकी कमाई पे कोई निर्भर है तब तक आप टर्म प्लान लेते हैं। सो अगर आप 60 की उम्र तक काम करने वाले हैं और उसमें आपकी सैलरी आ रही है, उस पर आपके पास डिपेंडेंट है, इस दौरान आपको अगर कुछ होता है तब परिवार को आप कवर करते हैं। जहां तक आपका एजीआईएफ फंड का सवाल है, जो आपको बीमा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके लिए आप कंट्रीब्यूट भी करते हैं, सो ऑब्वियसली वो एक इसीलिए बनाया गया है कि जो अगर आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली को फैमिली पेंशन मिलने वाली है, प्लस एजीआईएफ फंड मिलने वाला है। सो ये आपको कवर करता है। अगर हम टर्म प्लान लेने की बात करते हैं एक लाइसेंस इंश्योरेंस कंपनी से, एक इंश्योरेंस कंपनी से जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, जो ऑपरेटिंग करते हैं, जो मार्केट में प्राइवेट कंपनीज हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, तो वेल डिफेंस पर्सनल्स को इंश्योरेंस मिलना, टर्म प्लान मिलना इतना आसान नहीं होता। आप अपनी एप्लीकेशन के साथ में अपने एक डिफेंस क्वेश्चनर भरते हैं, जिसमें आप आपकी करंट पोस्टिंग और आपकी वर्क प्रोफाइल क्या है, आप किस पोस्टिंग में है और उसकी रिस्क क्या है, वो सारे आपको लिख के देनी होती है। फिर इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है कि आपको इंश्योरेंस देना कि नहीं देना। अगर वो इंश्योरेंस देने के लिए अग्री भी करती है, तो आपका जो प्रीमियम होता है वो रेगुलर सिटीजन से, सिविलियंस है, उनसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपकी लाइफ पे रिस्क ज्यादा है। और फिर अगर आप बात करेंगे मुझे 60 के बाद भी इंश्योरेंस चाहिए, तो मेरा सुझाव है कि आप यूजुअली अवॉइड करें। आपका जो टर्म है, आप अभी 38 इयर्स के हैं, अगर आपको ऐसे लगता है कि आप 58 या कहीं 60 में रिटायर होने वाले हैं, तो आप इंश्योरेंस उतना ही लीजिए, आप 20 या 22 साल का ही लीजिए, ताकि उसके बाद आपको आप पे कोई निर्भर ही अगर नहीं है, आप अगर आपको सैलरी आ नहीं रही है आपकी जॉब की वजह से, तो आपके पर कोई निर्भर उस इनकम पे नहीं है, तो आपको इंश्योरेंस की वैसे टेक्निकली स्पीकिंग कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए। एक्सीडेंट कवर की आपने बात की है, तो एक्सीडेंट कवर डिफेंस पर्सनल्स को मिलता नहीं है। क्रिटिकल इलनेस डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं और आप टर्म प्लान के साथ एक राइडर के रूप में भी जोड़ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर संदीप जी उम्मीद करते हैं कि हमने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हों। हालांकि अगर आपको फिर भी टर्म प्लान लेना है तो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, कोटक लाइफ के आप पास जाके अप्रोच कर सकते हैं। आपसे एक क्वेश्चनर भरवाएंगे वो, जहां पे आपको अपनी तमाम डिटेल्स सही देनी होगी, स्पष्ट रूप से देनी होगी। उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको टर्म प्लान मिलना चाहिए या नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप अपने लिए सही इंश्योरेंस कवर जल्द से जल्द खरीद लें। और इसी नोट पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जुड़ेंगे फेसबुक के दर्शकों के साथ
कुलदीप, उदय, संजीव, विकास, तमाम दर्शक हैं जो रिटायरमेंट और एनपीएस को लेके अहम सवाल पूछ रहे हैं। सभी का जवाब देंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। चलिए योर मनी में सीधा जुड़ेंगे फेसबुक के दर्शकों के साथ, और कुलदीप हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार कुलदीप, कैसे हैं आप? बस नमस्कार। मेरा सवाल रिटायरमेंट के लिए है। हाँ। अभी मेरा एज 34 ईयर है जी। और अभी मेरा इन्वेस्टमेंट मेरा 4 SIP स्टार्ट है। 5000 का ABSL का फ्रंटलाइन इक्विटी, 5000 फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनी, 1500 ICICI वैल्यू डिस्कवरी एंड 1500 DSP स्मॉल कैप। अभी मुझे मेरे पास एक टर्म प्लान भी है 50 लाख का। तो अभी मुझे रिटायरमेंट के लिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, और अभी इसमें और कौन सा SIP नया स्टार्ट करे या इसमें कुछ चेंज तो आप कुल मिला के 20,000 की SIP कर रहे हैं, 5,000 ईच? नो मैम, और 13,000 ABSL कितने साल से कर रहे हैं? मैम ये 3 साल से। चारों में? हाँ, चारों में। मुझे ये बताइए, अभी आपका रिटायरमेंट का खर्चा कितना है? सॉरी, आपके डेली एक्सपेंसेस कितने हैं? अराउंड 30,000 पर मंथ। और आपके ऊपर लाइबिलिटी क्या है? नो मैम, लाइबिलिटी ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, ऑलराइट। तो अप्रोक्सीमेटली आपके सवाल का जवाब हम हर्ष से लेते हैं। तो हर्ष, इनके पास फंड्स है, 3 साल से शुरू किया है, 13,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं। 30,000 का खर्चा अभी है, तो मैं लगभग कितने साल के बाद की बात कर रही हूँ? करीबन 24-25 साल, राइट? 26 साल। सो वेरी क्लियरली कुलदीप, आप 13,000 जो हर महीने के निवेश कर रहे हैं, ये आगे जाते हुए आप अगर देखेंगे कि बाय इटसेल्फ 13,000 रुपए से अपने आप इतना बड़ा कॉर्पस नहीं बनेगा कि आप ये कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जी सकें। सो वेल 30,000 जो आप आज आपका खर्चा है, ये डेफिनेटली आगे जाते हुए करीबन 1.5-2 लाख के आसपास हो जाएगा। करीबन 25-30 साल की बात कर रहा हूं मैं। तो उतना रकम अगर आपको आपके कॉर्पस से निकालना है तो आपको इन्वेस्ट भी ज्यादा करना होगा ताकि कॉर्पस भी बड़ा बने। नेवरदलेस आपने एक अच्छी एक ट्रैक अच्छा पकड़ रखा है कि आपने 2-3 साल पहले से शुरू किया है, रिटायरमेंट का लक्ष्य एकदम क्लियरली बनाया है और उसकी तरफ आप जमा कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे जाते हुए आपकी इनकम बढ़ती है, मेक श्योर कि आप अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते रहें। सिर्फ 13,000 पे छोड़ के काम नहीं होगा, आपको हर साल का एक टारगेट रखना चाहिए कि अगर मैं 13,000 आज इस साल जमा कर रहा हूं, अगले साल मैं इसे कम से कम 10% बढ़ा लूं। तो आपको हर साल ऐसे अगर आप 10% बढ़ाते रहेंगे तो आपके एंड कॉर्पस पे आप देखेंगे कितना बड़ा आपका असर पड़ने लग जाएगा। जो आपकी स्कीम्स है उसमें आपके पास एक लार्ज कैप वैल्यू ओरिएंटेड और 2 स्मॉलर कंपनीज हैं। सो हमने हमेशा ये कहा है कि स्मॉल कैप फंड्स में डेडिकेटेड नहीं करना चाहिए। तो मेरा सुझाव है कि आप उसमें से एक फंड बदल लें, एक आप रख सकते हैं अगर आप चाहें तो DSP स्मॉल कैप बदल के आप उसमें मल्टी कैप जोड़ सकते हैं। मल्टी कैप के रूप में आप एक कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप है वो आप कंसीडर कर सकते हैं, या एक्सेस मल्टी कैप। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर कुलदीप को तो हमने सलाह दे दी है, लेकिन क्योंकि लोग रिटायरमेंट पर सवाल हमसे पूछ रहे हैं, देखिए रिटायरमेंट का लक्ष्य ऐसा है ना कि आपको अपनी बैक प्लानिंग करनी होगी, आपको महंगाई को तो काउंट इन करना ही होगा, लेकिन साथ ही रिटायरमेंट के बाद यानी 60 के बाद आपकी लाइफस्टाइल कैसी होने वाली है, आपके ऊपर कितनी लाइबिलिटीज हैं, आपके खर्चों का गणित करके आपको एक अमाउंट हमें बताना होगा जिसकी आपको जरूरत होगी। हम आपको रिटायरमेंट के खर्चे का आकलन नहीं कर सकते क्योंकि हमें आपकी लाइफस्टाइल नहीं पता है। तो ऐसे में जरूरी होगा कि आप बताएं हमें कि आपका अभी का आयुर्वेद खर्चा कितना है और कितना आप बचा सकते हैं, कितना आप निवेश कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और हर्ष, अगला सवाल मैं लूंगी उदय जैन का, और ये पूछ रहे हैं, इनकी उम्र 32 साल की है, क्या एनपीएस में रिटायरमेंट के लिहाज से निवेश किया जा सकता है, और फिलहाल 3,000 रुपए एनपीएस में निवेश करना चाहते हैं, क्या सही है? सो वेल एनपीएस एक तरीका है, एक स्ट्रक्चर्ड पेंशन प्रोडक्ट है कि अगर आपने उसे अगले 38-28 साल तक आप निवेश करते हैं, 60 की उम्र में आपका एक कॉर्पस बन जाएगा। वो कॉर्पस में से आप 60% निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आगे जाते हुए 10 लाख रुपए बन गए, आप 6 लाख रुपए उसमें से निकाल सकते हैं, और जो 4 लाख रुपए हैं वो लॉक इन रहेंगे। आपको उससे एक इमीडिएट एन्युटी प्लान खरीदना होगा एक लाइसेंस इंश्योरेंस कंपनी से, जो आपको एक पेंशन के रूप में आपको आजीवन पैसे देती रहेगी। सो यही अगर आप एक फॉर्मूला देखें कि आप एक अपने आप से कोई म्यूचुअल फंड में या रिकरिंग डिपॉजिट या कोई भी तरीके से आप जमा करते रहें, 60 की उम्र में पूरा कॉर्पस आपके हाथ में होता है, आपकी चॉइस होती है आपको क्या करना है उससे।
वो पैसे आप चाहे तो इमीडिएट एन्युटी भी खरीद सकते हैं, आप उसे फिक्स डिपॉजिट में लगा सकते हैं, आप टैक्स फ्री बॉन्ड्स ले लें, कोई प्रॉपर्टी खरीद लें जिस पे रेंट आपको मिलता है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप एक रेगुलर इनकम पोस्ट रिटायरमेंट ले सकते हैं। सो एनपीएस एक तरीका है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके अलावा और भी तरीके होते हैं। एनपीएस में क्लियर एडवांटेज है कि आपको 50,000 रुपीज का जो एक एडिशनल टैक्स बेनिफिट है वो मिलता है, तो वो डायरेक्टली आपके रिटर्न पे असर करता है। सो अगर आपको वो टैक्स बेनिफिट लेना है और खुद के पैसे अपने आप से मैनेज नहीं करने हैं, तो एनपीएस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, आप उसमें पैसे लगा सकते हैं। Okay. और रिटायरमेंट के बाद आप एक पेंशन पॉलिसी के रूप में वो 40% से आप उसे कम्यूट करने के बाद आप 40% का पेंशन ले सकते हैं। अगर आप खुद से कंफर्टेबल है इन्वेस्ट करना, तो मेरा सुझाव पर्सनली ये है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए जमा करें। निवेश करें। 60 की उम्र में आप डिसाइड करिए पूरे कॉर्पस का आपको क्या करना है, इमीडिएट एन्युटी लेना है या कोई फिक्स डिपॉजिट में लगाना है, या एसडब्ल्यूपी के जरिए आपको रेगुलर इनकम पानी है। सो वो चॉइस आपके हाथ में है, दोनों तरीके में कोई सही और कोई गलत नहीं है। ऑलराइट, लेकिन डाइवर्सिफाई करें रिटायरमेंट के लक्ष्य को, उतना बेहतर होगा। आपके पास जब कमाने के मौके हैं, आपके पास निवेश के विकल्प है जहां पे आप मुनाफा कमा सकते हैं, तो इस गोल को भी आप डाइवर्सिफाई करें, मुनाफा होगा। रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी फेसबुक के दर्शकों के ही सवाल के जवाब हम देंगे। एनपीएस पे सवाल पूछ रहे हैं, साथ ही लिक्विड फंड पर भी लोगों के सवाल आ रहे हैं। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, शो का आखिरी पड़ाव, जितना हो सके हम सवालों के जवाब देंगे। संजीव राणा का सवाल मैं लूंगी। इनके पास फिलहाल हाथ में 3 लाख रुपए हैं और आर्बिट्राज फंड में निवेश पर रणनीति ये पूछ रहे हैं। हर्ष, रिलायंस आर्बिट्राज फंड या फ्रैंकलिन शॉर्ट टर्म इनकम में से कौन सा सही है, पूछ रहे हैं। और इन्होंने आईसीआईसीआई ब्लू चिप में भी निवेश किया हुआ है, तो क्या उसमें से एग्जिट कर जाएं, ये भी इनका सवाल है। पहली बात ऑन द आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड, कोई कारण नहीं है आपको, अगर आप इक्विटीज में निवेश करना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड एक बहुत ही अच्छा फंड है। आई डोंट थिंक कोई भी कारण है आपको आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड से निकलने की एज ए परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इक्विटी से निकल के कहीं और जमा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। वेल, आर्बिट्राज फंड और आप जो इनकम फंड की बात कर रहे थे, दोनों एक अलग कैटेगरी के हैं, तो हालांकि काम लगभग एक जैसा होता है, लेकिन आर्बिट्राज फंड जो है वो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी की कैटेगरी में आता है, और जो आपका शॉर्ट टर्म इनकम फंड है वो आपकी डेट स्कीम के आता है टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वेल, आर्बिट्राज फंड आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको रिटर्न्स जो है वो थोड़े लो रहेंगे, लिक्विड फंड के आसपास का रिटर्न रहेंगे, करीबन आप 6 to 8% की रेंज में आप अपना रिटर्न समझ सकते हैं। और वो क्योंकि इक्विटी कैटेगरी का होता है, आपको 1 साल के बाद अगर आप बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है और शॉर्ट टर्म में आपको 15% लगता है। यही चीज अगर आप इनकम फंड के रूप में कर रहे हैं तो आपको होल्डिंग पीरियड 3 साल का हो जाता है। 3 साल के अंदर जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, और उस पे आपको आपकी इनकम के बेसिस पे टैक्स भरना है। जो लॉन्ग टर्म हो जाता है उस पे आपको इंडेक्सेशन के बाद 20% का टैक्स लगता है। सो वेल, टैक्सेशन एक एलिमेंट हो गया। उसके अलावा अगर आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं तो आर्बिट्राज फंड विल बी वन नॉच सेफर देन योर इनकम फंड्स। सो ये सिर्फ मोटा मोटी डिफरेंस है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम कंपेयर नहीं कर सकते। सो अगर आप पूछ रहे हैं कि दोनों में से क्या करना है, तो वेल, इफ आई वर यू और शॉर्ट टर्म के लिए पैसे जमा करना है, मुझे बहुत ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस भी नहीं चाहिए, सो आर्बिट्राज फंड इज द आंसर फ्रॉम अ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द फ्लक्चुएशन वॉलेटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट निप्पॉन का आर्बिट्राज फंड जो आपने सिलेक्ट किया आप उसमें जमा कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अगला सवाल एनपीएस पर पूछना चाहते हैं हिमा और विकास। रिटायरमेंट के लिए एनपीएस सही निवेश है या नहीं, विकास पूछना चाहते हैं, और हिमा पूछ रही है कि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या हमें एनपीएस में मिलेंगे। सो वेल, एनपीएस जैसे मैंने कहा एक स्ट्रक्चर्ड पेंशन प्लान है जिसमें आप आज से अपनी 60 इयर्स की उम्र तक पैसे जमा कर रहे हैं, और 60 की उम्र में एक कॉर्पस बन जाता है। वो कॉर्पस में से आपको 60% आप निकाल सकते हैं, बाकी का 40% जो है वो आपको एक इमीडिएट एन्युटी प्लान खरीदना है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से। सो अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर से कंफर्टेबल है, लॉक इन से कंफर्टेबल है, रिस्ट्रिक्शंस है विड्रॉवल के, इन सब चीज से अगर कंफर्टेबल, तो एनपीएस अच्छा प्रोडक्ट है। उसमें एडिशनल टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शंस, जैसे मैंने कहा कि विड्रॉवल के रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपके मैच्योरिटी पे जो वेस्टिंग डेट पे 40% पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। सो वो सब रिस्ट्रिक्शन साथ में रहेंगे। जो दूसरा हिमा का सवाल था, उन्होंने पूछा था कि रिटायरमेंट के बाद एनपीएस का क्या फायदा है। सो वेल, 40% जो हमने कहा कि वो एनपीएस में रहता है, वो ट्रांसफर हो जाता है एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, जहां से आप एन्युटी लेते हैं। अब वो इंश्योरेंस कंपनी आपको 4 और 5 ऑप्शंस देंगी जो आपको सिलेक्ट करना है, कि एक पेंशन फॉर लाइफ, कि आपको आजीवन पेंशन मिलती रहेगी और उसका अमाउंट डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा होता है।
दूसरा एक ऑप्शन जो पॉपुलर है वो रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। तो जो 40% आपने इंश्योरेंस कंपनी को दिया है, आपको पेंशन आती रहेगी जब तक आप जीवित हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो वो 40% जो आपने इंश्योरेंस कंपनी को दिया था वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा, तो उसमें ऑब्वियसली पेंशन थोड़ी कम होगी। तो ऐसे 4-5 ऑप्शंस हैं जो आपको सिलेक्ट करने हैं और आपको फिर आजीवन उस पर पेंशन आती रहेगी। चलिए, जिस तरह से लोग एनपीएस पर सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बार फिर से योर मनी पर हमें एनपीएस स्पेशल एक शो करना चाहिए। लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आपके सवालों के जवाब मिल गए हों। अगर इसके अलावा भी आप रिटायरमेंट प्लानिंग पर बारीकी से सलाह चाहते हैं तो अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, ट्वीट कीजिए। आप हमें चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, बिकॉज बहुत डिटेल्स जो आप लोग अधूरी छोड़ देते हैं ईमेल पे, हम आपको अप्रोच करके आपसे मांग सकते हैं। तो सवाल भेजिएगा कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। नमस्कार।